Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 35. Today's worksheet is quite important one. बहुत important आज की हमारी worksheet as we have discussed in the previous episode. जो हमारे लास्ट वर्कशीट थी SST की उसमें हमने डिस्कस किया था कि दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th हिस्ट्री बिकॉज वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज श्योर फ्रॉम दिस चैप्टर. एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो सभी सेट में 100% कन्फर्म होता है. दिस चैप्टर कंटेन्स टोटल 4 लॉन्ग आंसर टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं एंड 2 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वर्कशीट एंड रिमेनिंग 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वर्कशीट. जो डिस्कस किए थे हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इन टूडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 more most important question of this chapter, unification of Britain and the Balkan tension. बाल्कन तनाव क्या है, ब्रिटेन का एकीकरण है वो यूनिक माना जाता है, क्यों माना जाता है, ये इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 35. Our subject SST Social Science and history is going on. The chapter going on the rise of nationalism in Europe. Date 24th of September 2020. Nationalism in Europe. Nationalism अभी तक हम समझ चुके होंगे. Nationalism means the love towards the nation, the feeling towards the nation, the oneness, the feeling that we have of the oneness and the loyalty towards the nation. यानी देश के प्रति लगाव, जुड़ाव, प्रेम और जो एक होने की भावना है वो राष्ट्रवाद है. आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन ब्रिटेन. द नेशनलिज्म और द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप और स्पेशली इन ब्रिटेन वॉज यूनिक. ब्रिटेन में ये काफ़ी यूनिक था. हाउ इट वॉज यूनिक? इट वॉज यूनिक बिकॉज दिस नेशनलिज्म और द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटेन दैट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और द रेवोल्यूशन. यहाँ ना तो कोई क्रांति होती है ना ही यहाँ पर कोई उथल पुथल होती है. दैट्स वाई इट वॉज ए यूनिक. सो द बिगनिंग द प्रोसेस बिगिन विद द 1688 ब्लडलेस ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं. 1688 में इसकी शुरुआत होती है. इंग्लैंड पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड ब्रिटेन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. सो इसको हम बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688. सो द प्रोसेस बिगिन विद द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1688. आफ्टर दैट इन 1707 इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दे फॉर्म्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड दे ट्राइड टू convince Ireland to join the kingdom, United Kingdom of Great Britain, but they denied. And finally in 1801 Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom. यानी उसके बाद ये कोशिश की जाती है कि आयरलैंड को भी शामिल किया जाए लेकिन सफल नहीं रहते. 1801 में फोर्सफुली आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है. सो इन 1801 द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज completed and it was completed without any revolution. That's why it was quite unique. इसलिए इसको हम यूनिक बोलते हैं. ओके. एंड द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रोमोटेड आफ्टर द यूनिफिकेशन. नए सिंबल्स हैं यूनियन जैक एंड द नेशनल एंथम, उनको ये अडॉप्ट करते हैं सो दैट दे कैन डेवलप द सेंस ऑफ नेशनलिज्म. सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ टू राइट दिस वन? First one, you need to write that the process of the British unification was a unique, it was a long process, it was a complex process, and the process began in 1688 with Glorious Revolution when the British Parliament declared Britain as democratic country. In 1707, Scotland joined England to form United Kingdom of Great Britain, and in 1801, forcibly आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके, उसको शामिल कर लिया जाता है. तो कब कंप्लीट हुई? इन 1801. यूनिक क्यों है? बिकॉज ये बिना किसी रेवोल्यूशन के, बिना किसी रक्त के पूरी हुई थी प्रोसेस. तो ये था तीसरा देश जिसका हमने डिस्कस किया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हम बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप. उसी के कारण ग्रीक है उसकी स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष होता है.
That too is very important for the short answer type question. Greek was the part of Ottoman Empire since 15th century. ये Ottoman Empire था जिसका बेस था टर्की में, and near about 20 countries of the Europe were under the Ottoman Empire. जो छोटे छोटे देश थे 20 के आसपास वो Ottoman Empire में आते थे. The growth of revolutionary nationalism after French Revolution 1789 sparked off a struggle for independence among the Greeks. They were inspired, Greek people too inspired by the French Revolution. French Revolution से वो inspired थे, and due to the feeling of the nationalism, they too inspired to struggle for their independence. यानी कि उनको भी motivation मिला, inspiration मिला कि उन्हें भी संघर्ष करना चाहिए. In 1821, they started their struggle of independence. Struggle for independence वो start करते हैं. And nationalists in Greece got support from the other Greek living in exile and also from many West European countries. Because जो ग्रीस की हम बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में यूनान बोलते हैं, यूनान की एक अपना इतिहास रहा है. जितने भी हम फिलोसफर की बात करते हैं सभी यूनान से, ग्रीस से रहे. सो दे गोट द सपोर्ट फ्रॉम द अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल द राइटर्स एंड द फिलोसफर्स हु वर एग्जाइल्ड इन द अदर कंट्री, जो दूसरे देशों में रह रहे थे, उनसे उन्हें सपोर्ट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर. पैसा भी इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर युद्ध के लिए भी जाते हैं. वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज ऑन इंडिपेंडेंट नेशन. तो ये शुरुआत कब होती है? द ग्रीक पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दिस बिगिन देयर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1821 एंड इट कंप्लीटेड इन 1832 विद द कॉन्स्टेंटाइनोपल ट्रीटी. उसकी संधि के साथ क्या होता है कि दे रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, उसको एक मान्यता मिल जाती है. तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको बताना. कब इसकी शुरुआत हुई ये आपको बताना है, और कब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. 1832 में ये कंप्लीट हो जाती है. ओके, एंड दे गोट द सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज टू इन दिस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Then in the end, that is the last topic of this chapter, nationalism and the imperialism or Balkan problem. इंपीरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, दूसरे देश पे कब्जा जमाना, और बाल्कन टेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बाल्कन इशू क्या था. सो सबसे पहले हमें समझना कि बाल्कन क्या है. द बाल्कन वॉज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंप्राइजिंग मॉडर्न डे. कि बाल्कन क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा आ जाता है. अराउंड द बाल्कन सी है, उसके आसपास का इलाका ये. ओके, तो बाल्कन इज़ हैविंग द जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस, यानी कि जोग्राफिकल भी वेरिएशंस है काफ़ी ज़्यादा इन देशों में, और एथनिक बिकॉज दीज पीपल हैव देयर ओन वेरियस लैंग्वेज, उनके अलग है, कल्चर अलग है. इसमें अभी के देशों की बात करें तो इट इंक्लूड रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एट्सेट्रा. दीज आर द पार्ट ऑफ बाल्कन कंट्रीज whose inhabitants were broadly known as Slavs. इनको स्लाव बोला जाता था उस वक्त. ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. यहाँ से शुरुआत होता है कि बाल्कन टेंशन क्या थी. लार्ज पार्ट ऑफ दीज बाल्कन कंट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर लाइक दैट ऑफ ए ग्रीस था, उन्हीं के अंडर में थे. द स्प्रेड आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. सो हियर टू, यहाँ पर भी क्या थे कि द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म बिकेम क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे. एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम द ऑटोमन एम्पायर गॉट डिस्टिंग्रेटेड, यानी कि ऑटोमन एम्पायर है वो कमज़ोर हो जाता है, वो टूट जाता है. सो दीज कंट्रीज वन बाय वन, दीज यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिस्ट ब्रोक अवे, अलग हो जाते हैं, एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर देते हैं. As the different Slavic nations nationally struggle to define their identity and independence, the Balkan areas become an area of intense conflict. अब conflict क्यों होता है? ये तो यहाँ तक तो ठीक था कि वो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में आते थे, ओके, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थे, एंड ड्यू टू द नेशनलिस्ट मोमेंट, ड्यू टू द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट नेशन. ये भी ठीक था. लेकिन यहाँ पे टेंशन क्यों उपजा? बिकॉज ड्यू टू द after the independence they wanted to gain more territory
एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर्स, वो ज़्यादा इलाका चाहते थे, सो दे अटैक्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स, उसी टाइम में जो यूरोपियन सुपर पावर्स थी उनमें भी राइवलरीज थी, सो दे टू इंटरफेयर इन दिस वन, वहाँ पे वो भी इंटरफेयर करते हैं, रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, वो इंटरफेयर करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उन्हीं के इंटरफेयर के कारण यहाँ कई सारे युद्ध होते हैं और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी एरिया के कारण होता है, एंड दैट इज़ नॉन एज द बाल्कन टेंशन। ओके, सो दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये। बाल्कन रीजन और द बाल्कन कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओके, एंड in the end of the 19th century, Ottoman Empire became weaker and these countries, Balkan countries, they declared themselves independent. And they wanted to grab more and more land, so they attacked on each other. And that led to the series of wars. इसके कारण कई सारे युद्ध होते हैं. And the superpowers of Europe, they too interfere in that one, and that finally resulted in First World War, और इसी के कारण First World War होता है. तो ये थी बाल्कन टेंशन क्या था, बाल्कन कहाँ है. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स. 4 क्वेश्चंस आर गिवन, ऑल आर क्वाइट इजी. पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया दैट इज इफ़ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ द पोइट लॉर्ड बायरन, अगर आप लॉर्ड बायरन की जगह होते, हाउ वुड यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप कैसे कंट्रीब्यूट करते. सो योर आंसर कैन बी डिफरेंट, आप अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हो. आई हैव रिटन एज if I were in place of the poet Lord Byron, I would have encouraged the people there to participate in this freedom struggle and try to encourage those who were participating. जो participate नहीं कर रहे थे उनको motivate करता, जो कर रहे थे उनको भी motivate करता, encourage करता. Second question is there, that is very important for your annual examination. The formation of nation state in Britain was not the result of sudden upheaval or revolution. वहाँ पे ना उथल फुथल होती है ना क्रांति होती है, बट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. वहाँ पे एक सिर्फ लंबी प्रक्रिया होती है, एक्सप्लेन करना हमें. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग फैक्ट्स दैट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज यूनिक, यानी कि हमें ये बताना कि ये यूनिक था. द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज ए यूनिक प्रोसेस. इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस. इट बिगेन इन 1688 विद ए ब्लडलेस ग्लोरियस रेवोल्यूशन when British Parliament declared Britain as democratic country. The United Kingdom of Britain was formed in 1707 with the merger of Scotland. Ireland was incorporated into Britain in 1801. Thus, in this way, the unification process of Britain completed without revolution or upheaval. इस प्रकार 1801 में 1801 में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है विदाउट एनी अपहेवल और विदाउट एनी रेवोल्यूशन, तो इसलिए इसको हम यूनिक मानते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, दैट टू इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सिचुएशन ऑफ द बाल्कन स्टेट्स. बाल्कन स्टेट्स या बाल्कन टेंशन है उसके बारे में हमें बताना है. बाल्कन, द ओटोमन एम्पायर हैड बिकम एक्सट्रीमली वीक ड्यूरिंग द 19th century. ड्यू टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ऑल कंट्रीज स्टार्टेड विशिंग फॉर इंडिपेंडेंस. ऑल बाल्कन स्टेट्स वर जीलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जेलसी फील करते थे. एंड ईच स्टेट वांटेड टू ग्रेब मोर एंड मोर टेरिटरीज फॉर दमसेल्फ. ऑल कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एट्सेट्रा tried to show their influence in this region. As a result, there were many wars in the Balkan region. And these wars created the ground for the First World War also. उसके बाद First World War भी इसी टेंशन के कारण होता है. Now let's move to the fourth and the last question of this worksheet. How did the rise of revolutionary nationalism after the 1789 inspire the Greek War of Independence and struggle for independence in Balkan states? कि हमें बताना है कि जो 1789 के बाद जो नेशनलिज्म एक्टिविटीज़ थी उन्होंने कैसे इंस्पायर किया बाल्कन स्टेट्स को भी और ग्रीक जो पीपल थे उनको भी. फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव आइडियाज़ लाइक इक्वालिटी, freedom, one language, one law, democracy, one flag, nation state, etc. and sets example also. साथ ही साथ एक एग्जाम्पल सेट किया.
These ideas inspired all the countries of Europe as well as Greece and Balkan state to form nation states. और इन्हीं आइडियाज़ के कारण जो बाल्कन स्टेट्स है या फिर जो ग्रीस है, पीपल है, ग्रीक है, उनको भी इंस्पिरेशन मिली थी. सो इन दिस वे दे इंस्पायर्ड दीज कंट्रीज. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी. इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी. थैंक यू. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.